आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? जनन भाई। जीवों में जनन। जीवों में जनन। यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसको अंग्रेजी में, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यानी आपने कहा कि जीवों में जनन। जीवों में जनन है क्या? तो आप कहते हैं जीव माने सजीव और जनन माने होता है अपने जैसे संतान को जन्म देना। कोई भी जीव अपने जैसे संतानों को जन्म देता है तो उसे हम जनन कहते हैं। आप देखते हैं अगर कुत्ता है तो कुत्ते के बच्चे के जैसे अपने को जन्म देता है, अगर हाथी है तो अपने जैसे छोटे बच्चे को जन्म देता है। तो संसार में जितने भी जीव हैं अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने जैसे ही बेबी को जन्म देते हैं, अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देते हैं, जिसको हम कह देंगे जनन। क्या देंगे? जनन। अब देखते हैं आप लोग कहते भी हैं जननी ना? हाँ, जन्म देने वाली जननी ही होती है। देखा जाए अब कह रहे हैं जीवों में जनन, तो समस्त जीव अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अपने ही जैसे संतानों को जन्म देते हैं, जिसे हम जनन कहते हैं। देखा, जन्म कितने प्रकार के होते हैं तो हम लोग देखेंगे जन्म के टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आप कहेंगे जनन जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नंबर पे यदि हम देखते हैं तो अलैंगिक जनन आता है। अलैंगिक जनन, इसको अंग्रेजी बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आ माने एब्सेंट, सेक्सुअल माने होता है लिंग। आप कहते हैं संसार में लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक नर के रूप में, एक मादा के रूप में। जहाँ पे नर और मादा एब्सेंट हो लेकिन फिर भी जनन हो जाए तो उसे हम बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सीधे सीधे पे आप कह सकते हैं कि ऐसा जनन जिसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है, जिसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती, उसी को हम बोलेंगे अलैंगिक जनन। यहाँ से केवल एक कोशिका डिवीजन करके नए जीव को बना लेगा, उसी को हम बोल देंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कह सकते हैं कि ऐसा जनन जिसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। देखिए ज्यादातर ये होगा कहाँ? कहेंगे अधिकांश पादपों में होता है। अधिकांश पादपों में, कुछ निम्न श्रेणी के जंतुओं में होता है। कुछ निम्न श्रेणी के जंतुओं में होता है। अधिकांश पादपों में, यानी अधिकांश पादप हम उन्हें मानेंगे जिन पौधों में पुष्प ना बने, उन वाले पुष्प में अलैंगिक जनन होगा। या फिर निम्न श्रेणी के जंतु, जो जंतु एक कोशिकीय हैं, द्विकोशिकीय हैं, उनमें जनन होगा। तो ऐसे जीवों में यदि जनन हो गया तो उसी को हम बोलेंगे अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता हुए बिना जनन हो जाता है, इसीलिए हम उसको बोल देते हैं अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में किसी एकल जीव से ही नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। एकल जीव से ही नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, इसीलिए हम इसको सीधे तौर पर कह देते हैं अलैंगिक जनन। फिर उसके बदले में आ जाता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, ये जो लैंगिक जनन है, कहें ये अधिकांश होंगे जंतुओं में। अधिकांश जंतुओं में, कुछ उच्च श्रेणी के पादपों में। अधिकांश जंतुओं में, कुछ उच्च श्रेणी के पादपों में।
तो अधिकांश जंतु कौन से हैं जिसमें नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं? जैसे आप कहते हैं कुत्ता एक क्या है, जाति है, उसमें दो प्रकार के जंतु होते हैं, एक मेल एक फीमेल, जिसको हम बोलते हैं कुत्ता कुतिया। पुरुष में भी दो लोग, मानव में भी दो होते हैं, जिसमें दो मेल फीमेल होते हैं, जिसको बोलते हैं महिला पुरुष। शेर में भी आप देखते हैं जो प्रजाति होती है उनमें भी मेल फीमेल होते हैं, जिसको बोलते हैं शेर शेरनी। तो समस्त जीवों में मेल फीमेल जब होते हैं तो उन्हीं में यह हो जाएगा लैंगिक जनन। तो अच्छा, उच्च श्रेणी के पादप क्या है भैया? उच्च श्रेणी के पादप वे हैं जिनमें पुष्प लगते हैं। ऐसे पौधे जिनमें पुष्प बनते हों उन्हीं में लैंगिक जनन होता है। जैसे आप लोगों ने देखा कि कोई कोई पुष्प ऐसा होता है जिसमें नर और मादा साथ साथ होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पुंकेसर, स्त्री केसर। तो पुष्प वाले पौधों में लैंगिक जनन होगा। तो आप कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दो प्रकार के जनन होते हैं। इन दोनों जनन में यहाँ पे नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात नर और मादा की भूमिका बिल्कुल नहीं होगी। तो कहाँ कहाँ पे होगा जनन? अधिकांश पादपों में होगा। वे पादप जो बहुत छोटे होते हैं, जिनमें पुष्प नहीं बनते हैं, उन्हीं में अलैंगिक जनन होंगे। और निम्न श्रेणी के जंतु कौन हैं? कहें जो एक कोष की, द्विकोष की, जैसे अमीबा है, युगलिना है, पैरामीशियम है, इन सब में आपका अलैंगिक जनन होगा। इसमें नर मादा अलग अलग नहीं होते हैं, मात्र कोशिका से ही नए जीव का निर्माण हो जाता है। अब कहें लैंगिक जनन वे जनन है जिसमें नर मादा अलग अलग पाए जाते हैं। एक ही जाति के जब नर मादा अलग अलग पाए, जैसे गधा गधई, गाय बैल, भैंस भैंसा, हाथा हाथा नहीं होता, हाथी हथनी, है ना? तो वही चीज है, कहें कि इसमें नर और मादा जब अलग अलग हैं तो हो जाएगा। उच्च श्रेणी के पादप होते हैं कहें जिनमें पुष्प लगते हैं, उन्हीं को हम उच्च श्रेणी के पादप बोलते हैं। अच्छा, अब आगे देखे जाते हैं कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए हाई स्कूल में अलैंगिक जनन ज्यादातर नहीं, केवल 5 ही हमको पढ़ना है, और बाकी होते बहुत सारे हैं। सबसे पहले यदि आप देखेंगे तो एक होता है विखंडन। विखंडन। दूसरा होता है मुकुलन। तीसरा होता है बीजाणु निर्माण। अगला होता है पुनरुद्भवन। अगला हो जाता है कायिक जनन। बस इतने ही जानें। अब कायिक जनन में भी कई प्रकार होते हैं। कायिक जनन में सबसे पहले लिख लेंगे रोपण विधि। फिर उसके बाद लिख लेंगे कलम लगाना। फिर लिख लेंगे दाब लगाना। फिर उसके बाद लिख लेंगे ऊतक संवर्धन। फिर लिख देंगे गुटी बंधन। और कायिक जनन में एक और जनन होता है कृत्रिम जनन। कृत्रिम कायिक जनन। और एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन। आपने देखा विखंडन। सबसे पहले विखंडन में होता क्या है, कहन कोई एक जीव होता है तो कहन उन जीव का शरीर 2 भागों में बढ़ करके नए जीव का निर्माण कर लिया। जैसे आपने देखा कि यह एक अमीबा का शेप है। अब अमीबा
के अंदर एक होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पता है कि पूरे कोशिकाओं को क्या करता है, जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह एक प्रकार का अमीबा हुआ। अमीबा सभी जैविक क्रियाओं को नियंत्रित किया। अब कह रहे हैं कि जैसे ये कोशिकाएं चारों तरफ से बड़ी हो जाती हैं तो ये कंट्रोल होने लगता है। तो ये वाली कोशिकाएं केंद्रक को कहती हैं मेरे पास आ जाओ, और इधर की कोशिकाएं कहती हैं केंद्रक मेरे पास आ जाओ। आपस में दोनों लोग उसको खींचने लगते हैं। जब आपस में दोनों लोग खींचने लगते हैं तो ये जो केंद्रक होता है इस पर दबाव पड़ता है। क्या पड़ता है भैया? दबाव पड़ता है। ये केंद्रक ऐसे फैल जाता है, और जब फैल जाता है तो एक समय ऐसा आएगा कि ये यहाँ पर दबाव बनाएगी कोशिका, ये यहाँ पर दबाव बनाएगी, और जब यहाँ दबाव बनेगी तो यही आगे बढ़ करके यहाँ से ये टूट गया। और जब टूट जाता है तो एक कोशिका इधर बन गई, एक कोशिका इधर, आधा केंद्रक इधर आ गया, आधा केंद्रक इधर। तो यही जो टूट करके अलग हुई इसी को हम मान लेते हैं जनन, मान लेते हैं, नए जीव की उत्पत्ति मान लेते हैं। और जब नई जीव की उत्पत्ति हो गई तो इसी को हम जनन भी कह देते हैं। तो आप सीधे तौर पर कह देंगे कि यह जो विखंडन होता है इनमें यह प्रक्रिया अमीबा जैसे जीवों में होगी, जिसका शरीर दो भागों में बढ़कर नए जीव का निर्माण कर लेगा। तो एक कोशिका वाले जीवों में विखंडन क्रिया होती है। विखंडन का मतलब ही होता है जीव का शरीर दो भागों में बटे और उसी टूटे हुए भाग से एक एक नए जीव का निर्माण करना। अब अमीबा का ये दोनों भाग जब टूट गया तो ये क्या बन गया, एक अमीबा इधर बन गया, एक अमीबा। इसके पहले कितना थे? अब कितने हो गए? दो। उसी को हमने क्या कह दिया, विखंडन विधि। कैसा विधि भैया? अच्छा, अगला आता है मुकुलन विधि। मुकुलन में होता क्या है, हाइड्रा होता है। अब हाइड्रे के पौधे में एक मुकुल जैसी संरचना बन जाती है। जैसे अब ये शाखा है, अब ये शाखाओं के अग्रभाग पर ऐसे बल्ब जैसी संरचना होती है जिसको हम बोल देते हैं मुकुल। और यहाँ से ऐसे से पत्तियां निकली रहेंगी। अब यही मुकुल जब पितृ पौधे से टूट करके यहाँ पे गिर गया, अपने अनुकूल परिस्थिति में फिर बड़े होकर के एक नया पौधा बना लिया। यही मुकुल से नया पौधा बनकर जब तैयार होता है तो क्या हो गया, मुकुलन विधि। और यह प्रक्रिया ईस्ट में भी होती है। ईस्ट, अगर ईस्ट कोई ऐसा जीव है तो ये भी यहाँ से टूट गया, ये टूट करके एक जीव यहाँ आ गया बन के, एक जीव यहाँ, इसको भी हमने क्या कह दिया, मुकुल। अच्छा, अगला आता है बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण क्या है भैया? कह रहे हैं कि फर्न, ये प्रक्रिया कैसे होगी, फर्न जैसे पौधों में। फर्न में होता क्या है, मान लीजिए किसी गमले में फर्न लगा हो, हाँ, अब ऐसे लगे हुए फर्न, उसमें ये पत्तियां हैं लगी, इसके विपरीत परिस्थिति में क्या होती है, यहाँ पे एक मोटी परत जम जाती है। जब परिस्थिति खराब आती है तो सुरक्षा के लिए परत जम गई, इसी परत के अंदर छोटे छोटे बीजाणु का निर्माण हो गया। और जब वही छोटे छोटे बीजाणु का निर्माण हो जाता है तो जब अच्छा समय आता है तो ये परत टूट जाती है, और टूटने के बाद जब ये गिर जाते हैं तो नए पौधे के रूप में अंकुरित हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं बीजाणु। आप लोग भी जब विपरीत परिस्थिति आती है, जैसे सर्दी आ जाती है, खूब मोटा मोटा कपड़ा पहन लेते हो, और जैसे गर्मी आती है सारा कपड़ा फेंक देते हो, बिल्कुल पतला पतला कपड़ा पहन के आते हो। तो ऐसे इसमें भी होता है कि अपने चारों ओर मोटा परत जमा लिया, हाँ, और जब मोटा परत जम गया, जब अच्छी परिस्थिति इसकी आई तो ये परत को तोड़ करके बाहर कर दिया, सारे बीजाणु बाहर आकर के एक नए पौधे का निर्माण कर लिया। इसी को हमने क्या बोल दिया, पुनरुद्भवन। क्या है पुनरुद्भवन? का मतलब होता है पुनरुद्ध, पुनः निर्माण करना, पुनः अपने जैसे जीव का निर्माण करना। तो यह प्लेनेरिया में होता है। जैसे कोई प्लेनेरिया का जीव है, ये क्या है, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया
अब कह रहे हैं प्लेनेरिया का, मान लीजिए यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, तो एक जीव इतना आ गया। अब ये यहाँ से टूटा है, इतना ये बना हुआ है, और ये नीचे का भाग टूटा हुआ है ना। तो ये यहाँ से एक भाग टूटा, दो भाग टूटा और ये तीन भाग टूटा। तो जिस भाग इसके एब्सेंट हैं वह नए भाग को बना करके तैयार कर, जैसे ये अगर इतना भाग इसका टूटा हुआ है, इतना भाग इसके पास है, तो ये क्या करेगा, अपने अगले भाग को बना करके तैयार कर लेगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन का मतलब होता है जो अंग टूट जाए वही फिर से बन करके तैयार हो जाए। जैसे छिपकली को आपने देखा है, छिपकली जब पूंछ टूट जाती है तो उसकी पुष्टियां देखो फिर से जानना चालू हो जाता है और फिर से बड़ी टुन 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 बड़ी पूंछ बना लेती है। तो वही हो जाता है, तो उसको पुनरुद्ध भवन नहीं कहेंगे क्योंकि नया जीव तो बनाया नहीं, उसका पुनरुद्ध अंग भवा, उसका पुनरुद्ध भवन अंग का निर्माण हुआ, पुनरुद्ध भवन से अंग का निर्माण हुआ। जैसे हाथ है, यहाँ से कट जाए और कटने के बाद फिर से हाथ निकल आए नया, तो वो क्या हो गया, अंगों का पुनरुद्ध भवन हुआ। क्या हुआ, अंग। और यहाँ पे क्या हुआ कि सीधे जीवों का पुनरुद्ध भवन हो गया। जो अंग इसके पास नहीं है वह अंग पुनः निर्मित कर लिया, इसी के लिए हम इसको क्या कह दिया, पुनरुद्ध भवन। अच्छा, अगला जाता है कायिक निर्माण। कायिक निर्माण क्या है, कायिक माने होता है काया और काया माने शरीर। तो शरीर किसका है, पेड़ पौधों का। तो आप कह सकते हैं कि यह प्रक्रिया पेड़ पौधों में होती है। तो पेड़ पौधों के शरीर के रूप में होता है जड़, तना, पत्ती, शाखा, है कि नहीं। आप कह रहे जड़, तना, पत्ती से यदि जनन हो जाए तो उसको हम क्या बोल देंगे, कायिक जनन। क्या बोल देंगे, अच्छा। तो कायिक जनन दो प्रकार से होते हैं, प्राकृतिक रूप में, एक कृत्रिम रूप में। प्राकृतिक रूप जो होता है वो प्रकृति रूप से होता है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता, स्वतः अपने आप नए पौधा बना करके तैयार कर लेता है। आप लोग ध्यान दिए होंगे, तमाम काई तालाब में जामे रहते हैं, एक इतना काई फेंक दो तालाब में, देखो अपने आप वो दिन दूना रात चौगुना करते हुए बढ़ते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा 10-15 दिन में पूरे तालाब को चारों तरफ से भर लेगा। तो वो कैसा निर्माण किया, कायिक निर्माण किया, उस कायिक में प्राकृतिक निर्माण हुआ। लेकिन ये जो कृत्रिम होता है इसको मनुष्य अपने तरीके से करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से करते हैं। तो इन्हीं वैज्ञानिक तरीकों को हम लोग यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहला होता है रोपण विधि। क्या हुआ, रोपण विधि। अब कहते हैं रोपण विधि जो होता है, जैसे मान के चलिए या किसी पौधे का ठूंठ है, जिसको हमने बोल दिया ठूंठ, ये देसी आम का ठूंठ है, देसी आम। हाँ, इस पर भी पत्तियां उत्तियां निकली, लेकिन पत्तियों को हमने यहाँ से काट दिया, और जब काट दिया तो बिल्कुल ठूंठ बन गया। इसको तिरछा आम काटेंगे। हाँ, ये देसी आम का हो गया ठूंठ। अब इस पर हम क्या करेंगे, कलमी आम का, मान लीजिए दशहरा लिया, दशहरे की पतली डंडी लेकर आए और इस पर हमने बांध दिया, बांध दिया, और इसको हमने टेप लगा दिया। तो जब एक दूसरे के ऊपर हमने बांध करके इसको टेप लगा दिया, कुछ समय बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कैम्बियम निकलता है। क्या निकलता है, कैम्बियम। तो ये कैम्बियम की सहायता से आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके पौधा नया तैयार कर लिया। तो रोपण विधि में जो शाखाएं हैं, जो ऊपर इसके जो है पुनुर्जी है, वो किस पौधे का है, कलमी आम का ना, कलमी आम। कलमी आम, कलमी आम माने दशहरी, फजली, चौसा, है ना, तमाम प्रकार के होते हैं, बढ़िया फल वाले, गूदादार वाले, बढ़िया मिठाऊ वाले। हाँ, लेकिन ये जो नीचे वाला खटाऊ वाला है, कारण क्यों, क्योंकि जो नीचे खटाऊ वाला है इसकी जड़ें ज्यादा ग्रोथ करेंगी, ज्यादा गहराई तक जाएंगी, तो पौधा टिकाऊ होगा, मजबूत होगा पौधा। हाँ, और इसकी जड़ों में ज्यादा दीमक उमक नहीं लगेंगे, और जब दीमक नहीं लगेंगे तो वह पौधा लंबे समय तक चलता। आप भी यदि नर्सरी में जाते हो तो आपको ऐसे ही पौधे मिलेंगे जो एक दूसरे के ऊपर बंधे हुए रहेंगे, खास करके आम में, कटहल में,
ये दो पौधे आपको बंधे हुए ही मिलेंगे। आपके बाउंड्री में भी बहुत सारे पौधे लगे, उसको जाके देखिए, उसमें देखो कलम लगा हुआ है। नए पौधे में सदैव कलम लगा रहा होगा, और जब साल 2 साल पुराना हो जाता है तो उसका जो जॉइंट होता है इस तरह से फिक्स हो जाता है कि आपको वह समझ में नहीं आएगा कि बांधा गया था कि नहीं। अच्छा, फिर अगला आ जाता है कलम लगाना। कलम लगाने का मतलब होता है सीधे सीधे कलम मिट्टी में गाड़ दिया जाए। जैसे आप जानते हैं गुलाब होते हैं, गुड़हल होते हैं, हाँ, तो एक ऐसे हम शाखा लेते हैं पतली से और नीचे क्या कर देते हैं, उसको से तिरछा कर देते हैं, और इसके ऊपरी परत को हमने क्या कर दिया, निकाल लिया। और निकालने के बाद नम मिट्टी में जब इसको लगा देते हैं, मुलायम मिट्टी में जहाँ पे पानी होनी कुछ रहे, और खास करके हम नरदवा के पास लगाते हैं। बात सही है कि नहीं? नल के बगल जहाँ पानी जाता रहता है, ताकि बार बार सींचना ना पड़े। और देखेंगे तो यहाँ से जड़ें निकल आएंगी, तो जड़ें लग के अस्थायी हो गई, और यहाँ से नए नए शाखाएं निकाल देंगी। और जब नए नए शाखाएं निकाल देंगी तो एक ऐसा नया पौधा बन करके तैयार हो जाएगा, जिसको हमने क्या कह दिया, कलम लगाना। कलम लगाना हो गया। अब अगला था दाब लगाना। दाब लगाने का मतलब होता है मिट्टी के नीचे दबा देना। जैसे मान के चलिए नींबू का कोई पौधा है, ये शाखा ये भी निकली हुई है, हाँ, इस शाखा को हम क्या किए, मिट्टी में दबा दिए। हाँ, अब यहाँ पे मिट्टी में हमने दबा दिया, अब मिट्टी में इसके क्या निकल आएंगे, जड़ें निकल आएंगी। और जब जड़ें निकल आएंगे तो इस शाखा को यहाँ से हमने काट दिया, काटने के बाद इसकी मिट्टी खोदे और पौधे को सीधा किया और दूसरे स्थान पर फिक्स कर दिया, लगा दिया, तो वही क्या हो गया, दाब लगाना। आप जानते हैं दाब लगाने एक गन्ना भी होता है, गन्ने को भी हम मिट्टी के नीचे ऐसे लिटा करके मिट्टी से दाब देते हैं, उसमें भी देखो नया पौधा निकल आया। तो कहा हमारा नर मादा की आवश्यकता हुआ क्या, जितने ही पौधे इसमें नर मादा की जरूरत नहीं है, पितृ पौधे या मात्र कोशिकाओं से ही नए जीव का निर्माण हो जाता है, नए पौधे का निर्माण हो जा रहा है। इसीलिए हम इसमें क्या कह दिए, अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन पहले ही बताया, सब ज्यादा कहाँ पर होगा, पेड़ पौधों में और कुछ निम्न श्रेणी के जंतुओं में। निम्न श्रेणी के जंतु वे होते हैं जिनको हम एक कोशिकीय जीव बोलते हैं, द्विकोशिकीय बोलते हैं, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशिया, मेंटमीबा, प्लेनेरिया। अभी आपने देखा ये सब ऐसे जीव हैं निम्न श्रेणी के। ऊतक संवर्धन आता है। ऊतक संवर्धन का मतलब होता है ऊतकों से नए पौधे का निर्माण। इसमें हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में, ये परख नली है, परख नली, और इस परख नली में हमने क्या भर दिया, पोषक तत्व, पोषक तत्व भर दिया। अब यही पोषक तत्व में हम एक पौधे के लेकर आएंगे ऊतक को, उस पौधे के ऊतक को लेकर आए, इसके अंदर डाल दिया। अब इसको हमने क्या किया, ऊपर कॉटन लगा दिया, जिसको हम बोलते हैं रुई। क्या बोलते हैं, रुई लगा दिया, ताकि इस पर कोई मिट्टी धूल का कण अंदर ना जाए, नहीं कोशिकाओं में इन्फेक्शन कर देगा तो कोशिका सड़ जाएगी, और जब सड़ जाएगी तो जनन नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो कुछ समय हम देखते हैं, अगली बार कुछ समय बाद देखेंगे, इसमें जो आपने डाला था, इसको हम भी नंबर मार्किंग कर दिए, इसमें जो हमने कोशिका डाला, उन कोशिकाओं में छोटी छोटी ऐसे हल्की हल्की जड़ों टाइप के कुछ निकल आए हैं। जब जड़ें निकल आती हैं तो इसको हम सीधा निकाल लिए, और निकालने के बाद एक सीधे पोटेंट डिश में डाल दिया। अब उस पोटेंट डिश में हमने रख दिया वृद्धि कारक हार्मोन। क्या रख दिया, हाँ, वृद्धि कारक हार्मोन रख दिया। और वृद्धि कारक हार्मोन्स में हमने यहाँ से निकाल करके इसको यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे जब डाल देते हैं तो इसकी जड़ें और वृद्धि कर जाती हैं, और जड़ें वृद्धि के साथ साथ इसमें पत्तियां भी कुछ दिखाई देने लगती हैं। और जब पत्तियां दिखाई देने लगती हैं, जड़ें दिखाई देने लगते हैं, तो एक पोट लेते हैं, उस पोट में हम लगा देते हैं। पोट का मतलब होता है गमला। एक गमले में बढ़िया से हम इसको लगा दिए, और रोज बढ़िया फुहारा मार करके इसको जल दिया, और धीरे धीरे ये ग्रो करके एक नए पौधे में परिवर्तित हो जाता है। जब एक नए पौधे में परिवर्तित हो गया, इसको हमने कह दिया ऊतक संवर्धन। क्या कह दिया, ऊतक संवर्धन। ये हो गया आपका ऊतक संवर्धन। इसकी खास बात यह है
कि ये पौधा छोटे होते हुए भी फल का निर्माण करने लगता है। दूसरी खास बात यह है कि इस तरह से ऊतक संवर्धन से बने पौधों के फलों में बीज नहीं पाया जाता। अब सोचो, अमरूद में बीज ना हो तो इसे गपा गप खाओगे, सेब का तरह, है कि नहीं? केले में बीज नहीं होता, बस छीलो, मर गपा गप, एक बार। अब देखो, संतरा में बीज ना हो, उसको फीक करने के बजाय से मुंह में डालो, गप दे अंदर, है कि नहीं? तो बिना बीज वाले जो फल होते हैं बड़ी आसानी से खाया जाता है, जिनमें बीज होते बड़े संभाल खाए जाते हैं। जब कर दे दांत के नीचे पड़ता है तो फेंकने लगते हैं। अरे सो रहे क्या? हाँ, अगला गूटी बंधन का है भैया। गूटी बंधन का मतलब होता है गूटी बांधना। देखा कैसे होगा? अब एक पौधा है ये, अब हम क्या करेंगे, इस पौधे के ऊपरी परत को हमने छील दिया। ऊपरी परत का मतलब उसकी जो चमड़ी होती है उसको हमने छील दिया, और छीलने के बाद बढ़िया गोबर पास मिक्स करके हमने क्या किया, इस पर बढ़िया से लेप लगा दिया। और लेप लगाने के बाद इसको हम ऐसे इसको ढक दिए, चाहे पन्नी से आप ढके या फिर आप इसको जो जूट का बोरा आता है उसको फाड़ करके बांध दीजिए। और बांधने के बाद यहाँ पर एक मटका टांग दीजिए, उस मटके में छेद करके ऐसे पानी गिराते रहिए बूंद बूंद, है ना? और जब इस पर पानी गिरती रहेगी तो ये कभी सूखेगा क्या बोरा? नहीं। तो जो इसका पोषण यहाँ से जा रहा था, जड़ से जा रहा था, वो इसको पोषण यहीं से मिलने लगा, क्योंकि यहाँ पे खाद, मिट्टी, बांस, गोबर डाल के इसको एक मिक्स बना दिया, कंपोस्ट बना दिया। उस कंपोस्ट से इसको भोजन जा रहा है, जल यहीं से इसको मिल जा रहा है। तो जब जल यहीं से इसको मिल जा रहा है तो ये अपनी जड़ों को विकसित करने लगेगा। पौधों का स्वभाव ही होता है जहाँ उसके संपर्क में जल आता है वहां से नया कल्ला छोड़ना चालू कर देता है, अपनी जड़ें निकालना। तो इस तरह की जड़ों को बोलेंगे अपस्थानिक जड़। कैसा जड़? हाँ, जिनका स्थान निश्चित नहीं होता है। अपस्थानिक जड़ निकालेगी, और ये अपस्थानिक जड़ जब निकल आएंगे तो यहाँ से हम सीधे आरी लेकर काट देंगे, और काटने के बाद पौधा सीधा किया, सीधा करने के बाद किसी स्थान पर काट दिया, लगा दिया। काटेंगे नहीं भाई, काट कर लगाएंगे, लगा देंगे, पन्नी बोरा सब खोल करके लगा दिए, तो एक नया पौधा बन करके। इस तरह पौधे को हमने क्या किया, गूटी बंधन। क्या कहा? इसके अलावा भी बहुत सारे तकनीकी है जो कायिक विधि के द्वारा, कृत्रिम कायिक जनन के द्वारा बहुत सारे तकनीकी को अपनाते हैं, जिसको यू आकार करते हैं, बी आकार लगाते हैं, एक कलिका बांधते हैं। तो बहुत सारे हैं जो कि आपको कक्षा 12 में पढ़ाया जाएगा, 10 में केवल इतने हैं। ठीक है।